प्यारे बच्चों, आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गजल कविता। सबसे पहले दुष्यंत कुमार का हम संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं: सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत यह काव्य है। एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया था। सन 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। गजल कविता का सार। गजल कविता का सार निम्नलिखित दो बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। पहला है जन जागरण का संदेश। दुष्यंत कुमार की यह गजल जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश की दुर्वस्था देखकर निराश है। आज़ाद भारत में उन्होंने सपना लिया था या देखा था कि अब हर घर में रोशनी होगी, अर्थात हर घर में खुशियाँ आएंगी। परंतु हुआ यह कि पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, अर्थात जो भी राजनेता थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सही ढंग से कार्य नहीं किया और जिस प्रकार देश गुलाम था और गुलामी का दंश झेल रहा था, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए कवि कह रहा है कि परंतु पूरा देश अंधेरे में डूब गया। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों के कारण है। दिल करता है यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे हर अभाव को चुपचाप सहते हैं, कहीं से कोई विरोध नहीं करते हैं। ये कमीज न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, अर्थात पूरा कपड़ा है कि नहीं है उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि उसी में काम चलाते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी संसाधन इनके पास उपलब्ध है उसी से काम चलाने का प्रयास करते हैं, न कि संसाधन को बढ़ाने का। ये लोग खुदा को एक हसीन नज़ारे के समान मन में पाले रहते हैं, इसी के सहारे इनकी जिंदगी कट रही है। कवि की कोशिश है कि इन शोषितों की आवाज़ में विद्रोह हो और प्रभाव हो, जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता। इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि दुष्यंत कुमार जी चाहते हैं कि हमारा देश, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसके प्रति जागरूक हो और अपने अधिकार के लिए इनका विरोध करें और अपने मौलिक कर्तव्यों को जानें, अपने मूल अधिकारों को जानें और अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। इसलिए यहाँ पर गज़ल के माध्यम से
दुष्यंत कुमार जी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आगे है गजल की पहली पंक्ति। पहली पंक्ति इस प्रकार है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तय मीन्स निश्चित, चिरागा मीन्स दीपक जिसे हम दिया भी कहते हैं, मयस्सर मीन्स उपलब्ध, दरख्त मीन्स होता है पेड़, साये मीन्स छाया। अब हम आगे प्रसंग देखते हैं। प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? संदर्भ इसके पहले बताया गया है। संदर्भ हम लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड से गजल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता दुष्यंत जी हैं। ये तो आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? विशेष बातें, इस पंक्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें भी अगर हम चाहें तो इस तरह शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल नामक कविता से लिया गया है। इसमें समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है। क्या कहता है? कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने सपना देखा था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी। यहाँ चिरागा का मतलब हो गया बहुवचन, बहुत ढेर सारे दीपक, अर्थात हर घर में खुशियाँ, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता। दूसरी लाइन है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है लेकिन इसके विपरीत अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नसीब नहीं हुआ, अर्थात एक छोटी सी भी खुशी नहीं मिली। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं पाया गया। आगे कहता है, कब यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। कभी कहता है यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं, अर्थात पेड़ ही ऐसे हैं जिनकी छाया में छांव मिलने के बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की जो शासन व्यवस्था है और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं मिलता है, बल्कि कष्ट ही कष्ट मिलता है। जो इस शासन व्यवस्था के नज़दीक है उसे कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। अर्थात जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है यह जनता की सेवक नहीं है बल्कि भक्षक बन गई है। जनता का सेवा नहीं करती है बल्कि जनता का शोषण करती है। उसके बाद कवि आगे कहता है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि का मन करता है कि यह देश छोड़कर और कहीं चले जाएं हमेशा के लिए। कविता की दूसरी पंक्ति, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। मुनासिब मतलब योग्य या अनुकूल, हसीन नज़ारा मतलब सुहावना दृश्य। अब इसका भी हम संदर्भ प्रसंग इसी तरह करेंगे, संदर्भ तो सेम रहता है। दुष्यंत कुमार ने प्रायः व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज बुलंद की। जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है उसके प्रति
विरोध किया। इस कविता में उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी प्रवृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है कि हमारे भारत देश के लोग जो दबे कुचले हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ये कितने संतोषी प्रवृत्ति के हैं। कवि कहता है, भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं, जो कमियां हैं उसका रोना नहीं रोते हैं। उन्हें पहनने के लिए कमीज मिले या न मिले, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढक लेते हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो क्या करते हैं, अपने पेट को, अपने तन को ढकने के लिए अपने पाँव को सिकोड़कर ढक लेते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले। जब विरोध ही नहीं होगा तो शासन तंत्र सुरक्षित रहेगा, उसकी सत्ता को कोई खतरा ही नहीं है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि ऐसे लोग कि ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए, अर्थात शासन तंत्र के लिए ऐसे लोग बहुत ही उपयुक्त हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती रहती है, क्योंकि विरोध ही नहीं करते हैं। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोग भगवान को भी सच नहीं मानते हैं, ये उनके सपनों का संचार है। उनका खुदा पर रंच भर विश्वास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भगवान की आराधना करते हैं, यह तो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है। उन्हें एक मनमोहक मतलब सुंदर नज़ारा लगता है। वास्तव में इसी के सहारे अपना जीवन काटने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्ति है तीसरी पंक्ति। वे मुतमुईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जियो तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मुतमुईन का मतलब होता है इत्मीनान, विश्वास है। बेकरार मीन्स बेचैन या व्याकुल। निजाम मीन्स शासक। सिल मीन्स सी देना। जुबान मीन्स आवाज़। शायर मीन्स कवि। एहतियात मीन्स सावधानी। बहर मीन्स गजल का कोई शेर या छंद। गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार पेड़ का नाम है। गैर मीन्स होता है विरोधी या अन्य। प्रसंग, इसमें समाज के अभाव और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कभी निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करता हुआ कहता है, क्या कहता है, समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह से विश्वास किए हुए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। पहली लाइन, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात यहाँ के लोगों को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि जो शासक वर्ग हैं उनका दिल पत्थर के समान है, वह कभी परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है। जिनका दिल पत्थर है उनमें दया सहानुभूति और संवेदना नहीं हो सकती है। किसका मानना है?
यहाँ की शोषित जनता का, पीड़ित जनता का। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि आगे कहता है, परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज में असर भरने का कोशिश कर रहा हूँ। कवि का विश्वास है कि अगर आवाज में असर हो और विरोध व्यापक तरीके से किया जाए तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। जिन्हें पत्थर दिल समझा जा रहा है उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए कवि लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ के दुखियों और पीड़ितों को जगाकर उनकी आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा है। अगली लाइन है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रह सकती है जब यहाँ के कवि लोग, जगाने वाले लोग क्या रहें, चुप रहें। इसके लिए सत्ताधारी प्रयास जरूर करते हैं। क्या है, सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जब कि शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी जरूरी है, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इसका मतलब यह है कि यह सावधानी सत्ता वर्ग के लिए जरूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए रहना चाहिए। इस लाइन को एक बार फिर से समझिए, तेरा निजाम सिलदे जुबान शायर की। यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि सत्ताधारियों की सत्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए शायर का चुप रहना है, अर्थात कवियों का चुप रहना जरूरी है। और यह सावधानी उनकी सत्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब शायर की जुबान चलेगी, कवि लोग बोलना शुरू करेंगे, सत्ताधारियों के खिलाफ बोलेंगे, उनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, तो उनकी शासन व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। हमारा यही धर्म बनता है कि हम अगर अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए। आशय इसका यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है। यहाँ गुलमोहर क्या है, सुंदरता का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। समाज कल्याण ही हमारा धर्म है। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अंतिम लाइन का मतलब यही है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात अगर हम अपने देश में जी रहे हैं तो जन कल्याण के लिए जिए, यही हमारा धर्म है। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और यदि हमारी मृत्यु दूसरे की गलियों में हो रही है तो भी इसी समाज कल्याण के लिए ही हमारी मृत्यु है। अब इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ है जिसको हमने एक बार बता दिया था। तीसरी पंक्ति का है, देख लीजिए। मुतमुइन का मतलब इत्मीनान से या विश्वस्त, बेकरार मीन्स बेचैन या व्याकुल, निजाम मीन्स शासक, सिल मीन्स सी देना, जुबान मीन्स आवाज, शायर मीन्स कवि, एहतियात मीन्स सावधानी, बहर मीन्स हद, गैर मीन्स अन्य। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।